बाजरा खाएंगे तो शरीर वज्र जैसा बनेगा, ये हम नहीं कह रहे, ये मानना है एम्स के डॉक्टर्स का। मिलेट्स के इस्तेमाल से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, थायराइड, डायबिटीज, कैंसर, किडनी, लीवर और हड्डियों से जुड़ी जो बीमारियां हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। हुसैन, ना सिर्फ एम्स बल्कि पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ही मान रहे हैं कि मोटे अनाज में सेहत का राज छिपा हुआ है। मिलेट्स में कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर लाभ मिलता है। मिलेट्स में ये सारी चीजें हैं, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन ठीक रहता है, वजन भी कंट्रोल रहता है, शरीर में खून की कमी नहीं होती, शुगर, बीपी इम्बैलेंस का जो रिस्क है वो भी घटता है। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और तभी तो 50 साल बाद एक बार फिर भारतीय सेना मिलेट्स को अपनी थाली में शामिल कर रही है। वैसे मोटे अनाज के इस्तेमाल का इतिहास अपने देश में करीब 6,500 साल पुराना है। हाँ, ये जरूर है कि बीच में गेहूं, जौ और तमाम दूसरे अनाज का इस्तेमाल थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से बढ़ गया है। वैसे एक बात और है जिसे आपको भी मानना पड़ेगा कि कोरोना के बाद हेल्दी लाइफस्टाइल का क्रेज भी काफी लोगों के बीच बढ़ा है। दरअसल लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं और तभी मोटे अनाज के फायदे को देखकर लोगों का मिलेट्स के लिए जो उनका रुझान है, उनकी दिलचस्पी है, वो बढ़ रही है। अब ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो रोज़ाना योग और वर्कआउट करें और अपने खाने की थाली में मिलेट्स को शामिल करें। जो बात आपने कही ना हुसैन, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक बात जानकर आपको ताज्जुब होगा, हैरानी होगी, इसमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद भी किसी ना किसी बीमारी की गिरफ्त में फंसे रहते हैं। अब देखिए, इस तरह की परेशानी भी बड़ी आम है और इसके पीछे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बड़ी वजह हो सकती है। यानी कि शरीर में कहीं भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आपका हो सकता है जिसका पता हमें नहीं चल पाता। हमारे शरीर में कान, गर्दन, कंधे, कोहनी, स्पाइन, इसके अलावा घुटने, इस इंटेस्टाइन, एड़ी, तमाम ऐसे ये पॉइंट्स हैं जिनको अनजाने में संतुलन बिगड़ने के कारण हमें परेशानी होती है और फिर शरीर में बीमारियों का जो आना है वो शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि लाइफस्टाइल हेल्दी है तो भी इसके बगैर भी बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। तो बगैर देर किए अपनी थाली में मिलेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, उसको बढ़ाइए और साथ ही साथ शरीर का जो बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, बिगड़ा हुआ बैलेंस है, उसको बैलेंस कीजिए। और इसे पॉसिबल बनाने के लिए योग गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरे भाई और मेरी श्रद्धामयी योगिनी बहनों। देखो, ये ताड़ासन और वृक्षासन, यहाँ से हम अपनी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस को दूर करने की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये तो चलेगी यात्रा लंबी आज। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से जो बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, स्क्लेरोसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये सब ठीक करके भी मेरे साथ यहाँ पर भाई बहनों, उधर तो श्रृंगी चल रही है, हमारे हालूराम लगा रहे हैं, ये 50 साल से इसके एक्सपर्ट हैं। ये जो है हमारी बहन, क्या नाम है? सीमा द्विवेदी। तेरे को क्या था? सोराइसिस था ये पैर में, चेहरे में, पूरे शरीर में था, यहाँ से पूरा काला। हाँ, कैसे ठीक कर लिया? बस आपकी दवा लिए कायाकल्प, गोधन अर्क और नीम की गोली, बस वो कायाकल्प। शायटिका वो भी आप दवा दे दिए। और इसको भी क्या क्या था? मुझे आर्थराइटिस था और डिप्रेशन था, फिर यूरिक एसिड था, सारी चीज ठीक कर, सब ठीक करा। बैक पेन था गुरुजी 2016 से, और पिछले 5-6 दिन से मैं आया हूँ। 6 दिन में 90% ठीक हो गया था। ये बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ताड़ासन करो, तिर्यक ताड़ासन। फिर ये चल रहा है, देखो ये पोटली मसाज, इसको भी बहुत बुरी हालत थी। जवान लड़कों की कमर का कबाड़ा हो रखा है। और फिर ये हो रहा है कायरोप्रैक्टिक। कुछ सोच रहे होंगे क्या खींचातानी चल रही है पूरी। आजकल जवान बच्चों को स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो रहा है। तो आज हम 10 से 12 अभ्यास बताएंगे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए। और साथ ही ये कायरोप्रैक्टिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये पत्रपिंड मसाज, पोटली मसाज, इन सबसे कैसे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर किया जा सकता है, आज इसका लाइव एक्सपीरियंस सभी करेंगे। तो एक तो ताड़ासन,
एक एक अभ्यास को 1-1 मिनट करें तो पूरा बेनिफिट होगा। ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, फिर आग देखो पूरी बॉडी को ऐसे साधने के लिए वृक्षासन, और जो इतना भी न कर पाए तो ताड़ासन, और ताड़ासन के साथ साथ फिर ये आगे झुक गए। अब ज़्यादा दर्द है तो इससे ज़्यादा नहीं झुक पाएंगे, कुछ के हाथ घुटनों तक, कुछ के हाथ यहाँ पैर के पंजों तक आ पाएंगे, कुछ माथा भी घुटनों से लगा पाएंगे। आगे झुक गए, पीछे झुक गए, तो इतना भी ना झुक सके तो कम से कम हाथ दोनों ऐसे साइड में लगा के ऐसे अर्ध चक्रासन कर लिया। स्वामी जी, बहुत सारे योगाभ्यास तो आपने शुरुआत में करवा दिए, नमस्कार भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बेस्ट है, जिससे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस दूर होता है। लेकिन बहुत सारे लोग स्वामी जी अभी ऐसे हैं जिनको सही से ये पता नहीं कि आखिर ये होता क्या है, ये बला क्या है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्या है। ज़रा आसान से लफ्ज़ों में समझाइए कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे हो जाती है। तो लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठने से, बैठ कर के गोमुखासन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है। फिर उष्ट्रासन भी कराएंगे, शशकासन भी कराएंगे, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये पूरा अभ्यासक्रम चलता रहेगा। आसान से शब्दों में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ये है, हमारे 33 के 33 जो वर्टिब्राज हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उसमें कहीं कोई खिंचाव आने से, गलत पोस्चर में लंबे समय तक बैठने से, सोने से, कई बार ज़्यादा वजन उठाने से, कई बार रोड पर चल रहे हैं और स्पीड ब्रेकर आया, झटका लगने से, और 2-3 बातें छोटी छोटी और बताना चाहता हूँ। लंबे समय तक कब्जे रहने से, और जो बहुत ज़्यादा भोग विलासिता में जीते हैं, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक संगीत, हाँ म्यूजिक, उत्तेजक जो म्यूजिक है ना, उत्तेजक आहार, और बहुत उत्तेजने होते, किसी किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, एंगर आता है, इन सब से हमारा मन तो दुखी होता ही होता है, इसका असर हमारे पेट पर पड़ता है, इसका असर हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, क्योंकि सारे जो विचार है ना, ये विचारों की जो ऊर्जा तरंगे है ना, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को गड़बड़ कर देती है। तो आसान से शब्दों में ये है कि हम जो आहार लेते हैं और जो हम विचार करते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारी ऊर्जा तरंगों पर पड़ता है, और उससे पूरा स्ट्रक्चर इम्बैलेंस होने से फिर सciatica, स्पॉन्डिलोसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, कमर में दर्द, फिर स्क्लेरोसिस, ये तो बड़ी समस्याएं हुई। ये जो लोगों को गैस बनती है, कब्ज रहती है, इसमें भी कारण जो है, अब हम गोमुखासन ही कराते हैं, ऊपर से लोग गैस छोड़ते हैं, नीचे से गैस निकलती है, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। ये बीपी शुगर बढ़ता है, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। इसके ऊपर एक हमारे स्वामी हैं अपरोक्षानंद जी, हिमालय में करीब 80 साल से रह रहे हैं वो, और उन्होंने नाभि रहस्य करके एक पुस्तक लिखी कि जो है, अच्छा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिगड़ा हुआ है, पता कैसे लगेगा? तो चलो ये तो ठीक करने के तरीके बता रहे हैं हम, जो अभी बता रहे हैं, गोमुखासन किया, ऐसे उष्ट्रासन किया, अर्ध उष्ट्रासन किया, और इससे अपने स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिगड़ने से हमने बचा लिया या बिगड़े हुए को ठीक कर लिया। आखिर ये हो ही नहीं, पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, तो इसको भी बताएंगे आप। अच्छा स्वामी जी, जो लोग आपके साथ रोजाना, नाभि से जो स्तन की दूरी है, पुरुषों में तो इजीली धागे से मापी जा सकती है। स्वामी जी, आपके साथ जो लोग रोजाना योगाभ्यास कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, क्या उनमें स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की समस्या कभी नहीं आएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी शिकायत करते हैं कि वो वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन उनका बैलेंस जो है वो खराब हो गया है। तो फिर रोजाना ऐसे कौन कौन से अभ्यास किए जाए जिससे ये इम्बैलेंस की समस्या कभी ना हो? बैलेंस, और आपने वर्कआउट की बात की तो मैं थोड़ा देखो, जो ये जो जिम में जा रहे हैं ना मेरे भाई हुसैन जी, इनको तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने की 99% संभावना है।
क्योंकि वहाँ कई बार जो है लोग आवश्यकता से ज़्यादा, देखो जो कृत्रिम तौर तरीके हैं ना, अब जैसे हमने सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन किया, अभी मैं योग मुद्रासन और शशकासन करूँगा, आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से अपने आप स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस दूर हो जाता है। तो जो ज़्यादा वजन उठाते हैं और कई बार बार जो ये कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज के 10 सेट 20 सेट 50 100 सेट किए और उससे टोले शोले तो ठीक बन जाते हैं, लेकिन अंदर का ताना बाना हिल जाता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। स्ट्रक्चर के साथ फिर पूरा कैरेक्टर हमारा, जो हमारी पूरी मेंटेलिटी है, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस की जो पूरी सिनर्जी है वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो देखो जो है योग जो करेगा उसका स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ ही नहीं सकता, इसको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो आहार के तौर पर तो ये ध्यान रखें कि मिलेट्स का सेवन करें, मिलेट्स के अनाजों के कैसे आप रोटी बना करके, उस अलग मोटे अनाजों का पोहा बना करके, मोटे अनाजों के बहुत तरह के व्यंजन बना करके। अब ये चीज़ें ना सारे देश को पता लग गई है, नहीं तो पहले लोग ना ये जो मोटे अनाज हैं इनके बारे में बहुत अनजान थे। अच्छी बात है कि मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, उसमें भारत भी बहुत बड़े रूप में भागीदारी कर रहा है। तो मोटे अनाजों में एक आज और ख़ास बात बताने वाले हैं, लोग टिकिया भी बना के खाते हैं ना, किसकी ज़्यादातर खाते हैं? आलू की टिकिया, और थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो सोयाबीन की टिकिया, कि उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन कम मिलने से भी स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन गड़बड़ होने से भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। देखो एक साधारण सी बात बता रहा हूँ, आगे हम और आसन बताएंगे, वक्रासन से लेकर के मरकटासन से लेकर के। मैंने देखा हुसैन भाई, जिनको विटामिन डी के लंबे समय से डेफिशिएंसी थी, ये पूरा का पूरा पैर ऐसे कर्व हो जाता है, ये छोटे छोटे बच्चों का। मैंने 15-20 साल से लेकर के 40-50 साल के लोगों का देखा है, ये पूरी की पूरी हड्डी सीधी नहीं है, ये हड्डी ऐसे पूरी टेढ़ी होगी, घुटने ऐसे बाहर की तरफ निकल गए, अंदर की तरफ निकल गए। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो कभी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मिलेट्स खाएं, दालें खाएं, और वो भी दालें छिलके वाली खाएं, धुली हुई मूंग की दाल और उड़द की दाल। तो यूपी में खास के पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो धुली हुई उड़द की दाल ऊपर से घी ठोक करके खाते हैं, और फिर खूब अपान वायु छोड़ते रहते हैं, फिर गैस बनती रहती है, फिर बोलते हैं बाबा जी गड़बड़ हो गया। अरे तुमने काम ही गड़बड़ घोटाले का किया। बिल्कुल तो स्वामी जी, दालें छिलके वाली खानी है, अनाज मोटे खाने हैं, और सूरज की धूप में 1 घंटा जरूर बैठना है। तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस 1 बजे स्वामी जी मैं भी बता देता हूँ आपको, वो शायद आपका बचने के उपाय भी बता रहे, और तेल भी जो है नेचुरल खाने चाहिए। स्वामी जी 1 बजे और है, शायद आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया होगा। जो लोग फिल्मों के दीवाने हैं ना, वहां से भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। अभी एक फिल्म आई थी, उसमें मैं झुकेगा नहीं जो है वाला जो सीन है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग टेढ़े होकर चलने लगे थे। उससे पहले भी कई सारे हीरोज थे इस तरह के जिनको लोग फॉलो करते थे और थोड़े बहुत टेढ़े हो जाते थे। 1 बजे ये भी है। अच्छा स्वामी जी, आहार का कितना बड़ा योगदान है हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में, हमें बीमारियों से मुक्त रखने में, ये बार बार आप बताते हैं। और क्योंकि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की आज हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में ये हो सकता है, और जिन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की समस्या होती है, उसे दूर करने के लिए खासकर उन पार्ट्स के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें? एक तो स्क्लेरोसिस, दूसरा सर्वाइकल स्प्लैटिस पेन, माने गर्दन पर, कंधों पर, कमर पर, पूरी रीढ़ की हड्डी पर, फिर पैरों की हड्डी पर मैंने बताया था, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी आगे बताएंगे। इस पर सबसे ज़्यादा असर होता है। और घुटने के नीचे से एड़ी तक जो हड्डी है उसके ऊपर, घुटने से एड़ी तक की हड्डी पर, कमर पर, पूरी रीढ़ की हड्डी पर, गर्दन, कंधों पर इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर होता है। तो सciatica, लोमोस्प्लाइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, ये सब, फ्रोजन शोल्डर और टेलबोन पेन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो भुजंगासन के 4 अभ्यास, 2 तो अभी बताया मैंने, साइड में हाथ रख के, छोड़ी के नीचे दोनों हाथ रख करके, और ये तिर्यक भुजंगासन, दोनों पैर पीछे देखो ऐसे सीधे,
पैरों में फासला 1.5 फीट का, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा ऐसे ऐसे, ये अभ्यास करें। और अगला असर होता है पीठ के बाद पेट पर। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से पेट गड़बड़ हो जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी और फिर सर्दी जुकाम बार बार। फिर ये जो लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है ना, ये उसी से संबंधित है। लोगों का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, इसलिए बार बार बीमार पड़ते हैं और लो इम्यूनिटी के शिकार हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, इसलिए गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पायस प्रेशर फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। किसी का तो पेट ही साफ नहीं हो रहा और किसी का इतना साफ हो रहा है कि जो खाया वही निकल रहा है, खाना पैखाने में निकल रहा है। ये जो कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन है, ये दोनों भी। और एक थोड़ा सा हमको उसके बारे में पूरी तरह से महिमा मंडित करके बताने में तो शर्म आएगी। ये जो लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं ना, उसमें भी बड़ा कारण विवाहित दंपति एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है और फिर परिवार ही टूट जाते हैं। ये कारण है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के कारण से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से व्यक्ति की जीवनीय शक्ति तो क्षीण होती होती है, वो इनफर्टिलिटी तक का शिकार हो जाता है और रात को उसको नींद भी नहीं आती है। तो ये अलग अलग जो भुजंगासन और शलभासन के अभ्यास बताए, और ये यहाँ तक एक एक अभ्यास में 1-1 मिनट रुके। अभी तो हमें सिंबॉलिक रूप से सारे अभ्यास बताने हैं, इसलिए हम 10-20 सेकेंड एक एक अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे 1-1 मिनट ये करना, और सीधे लेट करके देखो, बैठ करके भी लेट करके भी, ये जो पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उसके लिए। और इससे बचने का उपाय है, मैंने कहा अब देखो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है ये मरकट आसन। ऐसे ये अब इतना भी ना हो पाए तो 2 और बताएंगे इसके उपाय। मिलेट्स का सेवन करें और उत्तेजक आहार से और उत्तेजक विचार से बचें, तो स्ट्रक्चर और करेक्ट दोनों करेक्ट रहेंगे। अभी पहले पीठ का के ऊपर जो असर आता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को भी बीमारियों का मुख्य कारण माना गया है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। जैसे हम कहते हैं ना, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ऐसे ही ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी बड़ा कारण है। मरकटासन। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने बहुत आसान लफ्जों में पैर सीधे करके एक हाथ को दूसरे पैर। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आमतौर से लोगों को ये लगता है कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि उसके बैकबोन रिलेटेड कोई उसको प्रॉब्लम हो गई है और वो किसी एक तरफ झुक रहा है या कुछ इस तरह की दिक्कत हो रही है। लेकिन आपने समझाया कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और उन्हीं दिक्कतों में से एक दिक्कत स्वामी जी इनडाइजेशन की है, क्योंकि नाभि डिगने से कब्ज, कोलाइटिस की भी परेशानी लोगों को हो जाती है। तो इनडाइजेशन से कैसे निपटा जाए अगर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से ये हुआ है? तो ये देखो, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। कब्ज और कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन एंड कोलाइटिस, ये बहुत बड़ी समस्या है। सारे पेट की बीमारियों की जड़, और या मैं कहूँ कि सारे रोगों की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो इसके लिए क्या करें? अब स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए तो बहुत कुछ बता दिया, बस ये दोनों के लिए अच्छा है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी और पेट के लिए भी। यदि सांस बाहर छोड़ के और ऐसे किया जाए तो और जबरदस्त है। अब पेट के लिए बात है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 1-1 मिनट करना है। तीनों आसन बड़े महत्वपूर्ण है। अब कॉन्स्टिपेशन हो तो त्रिफला चूर्ण, और भयंकर कॉन्स्टिपेशन है तो हम शुद्धि चूर्ण दे देते हैं। याद रखें, आयुर्वेद का कोई भी चूर्ण जिसमें सनाई पत्ती है और जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है वो नहीं खाना। ये आपके जान के लिए खतरा हो सकते हैं। कोलाइटिस और बाकी दूसरे विकार तो होंगे, इससे कैंसर, बीपी और दूसरी बीमारियां बढ़ सकती है। इसलिए सनाई पत्ती और नमक बहुत ज़्यादा जिनमें डालते हैं, पेट साफ करने वाले चूर्ण में ना खाएं तो क्या लें? अभयारिष्ट, त्रिफला, हरित की, और एक शुद्धि चूर्ण हमने बनाया है, 2 ग्राम खा लें गर्म पानी के साथ,
और रात का खाना 7 बजे से पहले ले। जैसे अमित शाह जी ने लगभग 30 किलो अपना वेट कम कर लिया और ना बीपी ना शुगर ना कोई एलोपैथी की दवाई नहीं, उन्होंने ऐसे पूरा परफेक्ट किया। 7 बजे के बाद कुछ खाते ही नहीं। कोई बहुत ही भूख लगी तो फल खा लिए। तो देखो ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि कब्ज है तो 7 बजे से पहले खा लें, खाना चबा चबा करके खाएं और उसमें भी सीक्वेंस ऐसा रखें, पहले सलाद और फल। मेरा यही क्रम रहता है, पहले सलाद फिर फल फिर पका हुआ खाना खाया और धीरे धीरे चबा चबा के खाया। कब्ज भी नहीं होगी और कोलाइटिस भी नहीं होगा। कब्ज के लिए जैसे अवेरेस्ट बताया, से कोलाइटिस के लिए बार बार जो दस्त जाना पड़ता है, आम की बीमारी है, आंत्रशोथ है, ये उसके लिए आंव संग्रहणी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, कोलोग्रिट, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव, दही छाछ में इसबगोल। और ये जो अभ्यास बता रहे अभी पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करके इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, इसको इससे थोड़ा लंबा करना है और करते करते 1 ही मिनट में नाभि ठीक धरण ठीक। अब इसमें नाभि के ऊपर दीपक भी रखते हैं और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए कायरोप्रैक्टिक में क्या करते करो बेटे। ये हमारा बालक क्या नाम है? रोहित जी करो। तो रोहित जी जो कर रहे हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, तो देखो नाभि पर दीपक रख करके भी उससे भी नाभि ठीक करते हैं। और भी इसके कई उपाय हैं। और नाभि डिगी हुई है कि नहीं डिगी हुई इसका कैसे पता लगेगा? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के बाद किसी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो 1 मिनट तक ये कर लेना, पारदांगुष्ठनासा स्पर्शासन। देखो ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को पूरी तरह से ठीक कर देता है। ऐसे लगा के रखा और यदि इसमें बाह्य प्राणायाम हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो बाह्य प्राणायाम ना हो तो कोई बात नहीं। देखो एक खास बात बताना चाह रहा हूँ, सीधे लेटने के बाद यदि अंगूठे छोटे बड़े दिखे, एकदम एड़ी मिली हुई, और ये जो अंगूठे ऊपर नीचे दिखे ना, तो समझ लेना नाभि डिगी हुई है। एक बात देखो, नाभि डिगी हुई इसको कैसे पता लगाए? सीधा लेटने के बाद यदि अंगूठे ऊपर नीचे हो तो सोच लेना नाभि डिगी हुई है। मैं भी अपने देख लेता हूँ, ठीक है मेरे तो ऐसे, ये नहीं तो ऐसे एक ऊपर एक ऐसे नीचे हो जाता है ऐसे। हाँ, एक। दूसरा, उल्टे लेटने के बाद देखो, उल्टे लेटने के बाद यदि ये, अब देखो ऐसे लेटे, हथेली पर हथेली, उस पर माथा, और यदि ऐसे प्रयत्न पूर्वक नहीं, सहज रूप से ऐसे लेटे हुए, और फिर यदि कोई एड़ी ऊपर रहती है, एक एड़ी ऐसे एक नीचे, अब चेक कर लो अपना, रिलैक्स होकर के बिना प्रेशर दिए। एक बार मैंने थोड़े दिन पहले देखा, मेरी एक एड़ी ऊपर थी, मैंने फिर यही आसन किए, फिर ठीक किया। ये किसी कारण से, लंबे जागरण से, लंबी यात्राओं से ये थोड़े यदि गड़बड़ हो जाए तो तुरंत ठीक कर लिया करें। ये दूसरा तरीका बताया, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है या नहीं है। चौथा, सीधे बैठ करके और ये अंगुलियों के नीचे रेखा है ना, दो इस रेखा को ऐसे मिलाएं। ऐसे मिलाने के बाद आप भी चेक कर लो हुसैन भाई, हमारी बहनों आप भी चेक कर लो। ऐसे मिलाने के बाद यदि ये पोरवा की लास्ट वाली जो ये रेखा है ना, ये ऊंची नीची होना, तो समझ लेना स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। और आदमी के फिर कुछ लक्षण तो ऐसे, जब आदमी टेढ़ा टेढ़ा चले, बैठे तो ऐसे बैठे, फिर ऐसे बैठते हैं, ये जो ऐसे बैठते हैं, फिर ये जो ऐसे बैठते हैं, है? ये जो स्टाइल है जी, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दर्शाता है। फिर सीधे लेट करके नाभि और स्तन की दूरी पुरुषों को बहुत इजीली मापी जा सकती है। इससे 1-1, 2-2 इंच तक का, 3-3 इंच तक का फासला मैंने देखा है। फिर जिधर की नाभि ऊपर होती है, मान लीजिए दाएं तरफ ऊपर और बाएं तरफ नीचे, तो फिर सीधे लेट करके उस पैर के अंदर ऐसे झटका मार करके ठीक करते हैं। मान लीजिए ऐसे नाभि को देखा धागे से और 1.5, 2, 3 इंच का फासला मिलता है, तो ऐसे पैर को ऐसे झटका मार देते हैं। मैं तो दोनों को मार लेता हूँ, जिससे कि यदि गड़बड़ होगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। खैर, ये तो तरीके बताए। एक और तरीका इसका नाभि ठीक करने का, टखने के नीचे ये पॉइंट दबा लें। ये पॉइंट बहुत भयंकर दुखेगा, आप भी दबा के देखो मेरी बहनों जो स्टूडियो में बैठी हुई हो, देखो ऐसे दबा के देखो,
इसमें करंट सा लगता है, ऐसे 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 स्वामी यहाँ जी, से दुख देखो, नहीं अंगूठे से रहा है, यहाँ से मतलब दबाना। सब कुछ ठीक ऐसे है। ऐसे 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 करना, ऐसा करंट सा पास होगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। ये इधर से भी और इधर से भी है, ऐसे पूरा ऐसे। फिर ये जो पहली अंगुली है ना, इसके यहाँ से दबाने से तो कमर, इसके मूल में दबा के देखो, इससे दुखे तो समझ लेना नाभि गड़बड़ है, और दबाने से भी ठीक हो जाएगा अपने आप ही। ये नाभि के लिए। और एक और ख़ास बात, यहाँ किसी के दर्द होता है ये, तो ये पसली के दर्द के लिए, इधर रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए, हड्डी के ऊपर, इसके नीचे ये पसली के दर्द के लिए, और इसके सबसे नीचे ये नाभि डिगने के लिए। ओहो हो। और जी अब स्वामी। ये एक तो नाभि बोला, एक जो है किसी की कोड़ी डिग जाती है यहां पर भी, और इसके लिए कोड़ी डिग जाए तो उसके लिए भुजंग आसन 10-20 बार कर लेना आराम आराम से। और किसी का मूलाधार से सहस्रार तक पूरा स्ट्रक्चरल इंबैलेंस हो रखा है, तो देखो ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, साथ ही ये भी बता दीजिए कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस अगर रीढ़ की हड्डी में है तो फिर उसे कैसे ठीक करें, क्योंकि अभी हमने पैर की बात कर ली, हाथ पेट सबकी बात कर ली, रीढ़ की हड्डी के साथ प्रॉब्लम है तो उसे कैसे ठीक करें, उसका स्ट्रक्चर कैसे ठीक करें और स्पाइन को हेल्दी कैसे बनाएं, ये भी बता दीजिए साथ ही। तो रीढ़ की हड्डी के लिए एक तो उसके लिए हाथ पैरों में असर आ जाए तो उसके लिए थोड़ा यहीं से शुरू कर ले। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन के साथ साथ ताड़ासन से जो हमने यात्रा शुरू की थी, तो ताड़ासन से शुरू करें। अर्ध उष्ट्रासन, थोड़ा आगे झुके, हल्का, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आगे झुकने से कमर में दर्द बढ़ सकता है। और फिर खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले लें। और बिल्कुल घरेलू उपाय, एलोवेरा और गिलोय। देखो गिलोय ऐसी है, गिलोय और एलोवेरा, इससे सभी प्रकार का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस दूर हो जाता। रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर तक 33 के 33 वर्टिब्राज में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो पूरी ठीक हो जाती है उपवास करने से। हाँ, उपवास से ऑटोफेगी प्रोसेस अच्छा होता है। शरीर के जो विकारी तत्व हैं, जो अवांछित अनवांटेड जो चीज़ें हैं, वो तो ठीक होती होती है। उपवास से हमारी आंतरिक ऊर्जा, जो जीवनीय शक्ति, हमारा ओरा स्ट्रोंग होता है। और साथ में जिनको रीढ़ की हड्डी पर दिक्कत है ना, तो पीड़ांतक क्वाथ को उबाल करके थोड़ा उसमें एलोवेरा गिलोय का रसोड़ डाल लें, और उसको यदि बस्ती के रूप में, एनिमा के रूप में ले लेते हैं, करीब 150 से 200 ml, और उसको रोक ले करीब 10-15 मिनट, मूल बंद लगा करके, जैसे नाभि के नीचे वाले भाग को खींच लिया, तो इन्हें से लेकर ऐसे खींच के रखें। हम तो पूरा उद्यान बंद लगा लेते हैं ऐसे बस्ती ले करके। स्वामी जी, शरीर के जिन अलग अलग हिस्सों में उससे ठीक हो जाता स्ट्रक्चरल है। देखो दो ही इम्बैलेंस की उपाय, समस्या एक होती ये है और जी। ये दो चीजों से भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस दूर होता है। जी स्वामी जी, जी, मैं मेरी ये कह रही थी कि शरीर के जिन अलग अलग हिस्सों में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की समस्या होती है वो कौन से हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में आपने बताया, और कौन से योगाभ्यास करने हैं वो निरंतर आप बता रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर क्या हमारे न्यूरो सिस्टम पर भी पड़ता है, और अगर ऐसा है तो इसे कैसे ठीक किया जाए, और क्या इससे ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं? देखो, एक ये भी प्राणायाम सुन लो, इसमें कितना कारगर है? जरूर। हाँ, एक तो देखो, हाँ देखो, अब ये बटरफ्लाई कर रहे हैं। अब बटरफ्लाई में जिनके घुटने पूरे जमीन पर नहीं टिक रहे, सुन ले बाबू, बबुआ, ऊपर ऊपर हिल रही है तेरी बटरफ्लाई, करो। तो ये जमीन पर, जैसे हमारी नेपाल वाली बहन, क्या नाम है, मंजू शर्मा, ये तो लाखों को लोग योग सिखा चुकी है। ऐसे घुटने जमीन पर टिकने चाहिए, है ना, ऐसे। योग से हमारा पोता भी हो गया। हाँ, योग से पोता भी हो गया, इनफर्टिलिटी थी। अब सुनो, अब ये अनुलोम विलोम करो। ये अनुलोम विलोम स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, और उसका असर जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है तो फिर हाथों में कंपन होने लगती है, फिर उसको सिजोफ्रेनिया हो जाता है, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको नींद अच्छे से नहीं आती है, मन अशांत हो जाता है। अभी मैं कह रहा था सूरज की धूप में बैठना चाहिए, तो सूर्य देव पूरी प्रखर तेज के साथ यहाँ से उदित होता हुआ
और हम पर पूरा प्रकाश डाल रहा है, इसलिए बहुत ब्राइटनेस दिख रही होगी इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव के अंदर। ये तो स्वामी रामदेव का जो योग तेज है, जो योग बल है, वो तो है ही। यहाँ सूर्य भगवान का तेज भी पूरा आ रहा है। सूर्य की धूप में बैठा करें। अब ब्रेन के लिए 1 मिनट के अंदर पूरी बात बता रहा हूँ। खाली पेट मेधावटी, न्यूरोग्रिड, ये नहीं तो कंपन होने लगता है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और मोटर न्यूरॉन डिजीज, और फिर ये सेरेब्रल पॉलिसी, पैरालिसिस तक हो जाता है। खाली पेट मेमोरी ग्रिड, खाने के बाद मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और न्यूरोग्रिड। खाली पेट, खाने के बाद मेधावटी, मेधा के बाद दिन भर पी सकते हैं। अश्वगंधा लिस्ट, सारस्वता लिस्ट भी ले सकते हैं। दूध में 1-1 चम्मच ब्राह्मी घृत लिया करें, नहीं तो ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर भी ले सकते हैं। ब्राह्मी और मेधा इष्टि से हवन भी क्या करें। अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री का ध्यान इसमें बड़ा कारगर है। और पॉजिटिव सोचा करें, अपनी बॉडी को, माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दिया करें। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। अभी मैंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी कुछ ज़्यादा ही तेज हो रहा है, तो भगवान जी ने बादल भेज दिए आसमान में। कितने मेहरबान हैं। क्या बात है। तो जब गुरु मेहरबान हो, खुदा मेहरबान हो, तो फिर चेला तो पहलवान हो ही जाता है। स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो चला है और पहला सवाल नेहा का है। उन्हें सर्वाइकल है और कॉलर बोन में काफ़ी दर्द रहता है और 24 घंटे उनका सिर घूमता रहता है। उनके लिए उपाय बता दें। सर्वाइकल नेहा को हो या किसी और को तुरंत ठीक कराना हो तो हमारे हालूराम के पास आ जाए पतंजलि वेलनेस में। श्रृंगी लगाओ। अब जैसे इसको बहन को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, एड़ी में दर्द है, ये एड़ी का दर्द वात कंटक बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द और सैटिका का पेन एकदम एक ही श्रृंगी से दूर हो जाता है। बाकी स्पाइनल कोड के अभ्यास तो हमने बताए थे। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बाय बादी की चीज़ें ना खाएं। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी, बाय बादी की चीज़ें ना खाएं और कब्ज ना होने दें। इसके लिए बस्ती लेते रहें, जो मैंने पहले बताया था। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड और शैटिका होने पर चंद्र प्रभावटी। हड्डी अंदर से कमजोर हो गई तो लाक्षादि गूगल। पूरे शरीर की हड्डियां ही अंदर से भुरभुरी हो जाती हैं तो लाक्षादि गूगल के साथ योगराज या महायोगराज गूगल और दे देते हैं। और ये एलोवेरा और गिलोय का जल तो रामबाण। एलोवेरा, गिलोय, मोरिंगा, एलोवेरा, गिलोय, ये मोरिंगा, सहजना जिसको कहते हैं पारिजात, बड़ा जबरदस्त है। पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा और गिलोय 5 चीजें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक ही चीज ले लें। नहीं तो दूध में हल्दी और शिलाजीत, शिलाजीत हमने लिक्विड भी दे दिया है और ये शिलाजीत हम पत्थर से इसका सत निकालते हैं, बड़ा जबरदस्त होता है। ये मालकांगनी के बीज खाने से मस्तिष्क के लिए भी और ये रीढ़ की हड्डी के लिए भी, और इसको लगाने से भी जो है सब प्रकार के दर्द दूर होते हैं। ज़्यादा दर्द हो जाता है तो पीडानिल स्प्रे भी लगा देते हैं या पीडानिल तेल से भी मालिश करा देते हैं। जी मेरे भाई, अगला प्रश्न आपने। ललित का सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। उन्हें 10 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम है और वो बता रहे हैं कि उन्हें इतनी ज़्यादा ये समस्या है कि वो रात को सो भी नहीं पाते। खाना खाते हैं तो उस समय भी उनकी सांस फूलती रहती है, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? तो दम निकाल देता आदमी। और एलोपैथी में तो कहते हैं जब तक दम है तब तक दमा रहेगा। मैं कहता हूँ थोड़ा दम लगा, बस तो एक आकर उज्जाई कर। आज तो मेरे साथ भी उज्जाई करने वाले बड़े जबरदस्त साधक आ गए। और होल्ड करके फिर दाएं को बंद करके बाएं से निकाले। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम और सूर्य भीति दाएं से लेना, बार बार ब्रेथ को अंदर होल्ड करना और बाएं से छोड़ना। ये सूर्य भीति प्राणायाम। और थोड़ा दूर धूप में बैठना। खाली पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोंकोम ले लेना। थोड़े दिन तक घी, ठंडी चीज़ें, चिकनी चीज़ें बंद कर दें। ठंडा पानी भी नहीं पीना। दिव्य पेय या स्वासारी का ही पानी पिए। और खजूर कल्प कर लें थोड़े दिन। खजूर और अनार, पपीता ही खाएं जब भी भूख लगे। और सब चीज़ें बंद कर दें। ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा चना खा सकते हैं।
मैंने जिनकी 2-2, 5-5 साल से खांसी बंद नहीं हो रही थी, जिनके 90% तक फेफड़े खराब हो चुके थे। इसमें कई प्रकार होते हैं इसके, दमा के, अस्थमा के, श्वास के भी। किसी को ब्रोंकाइटिस अंदर सूजन आ जाती है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कफ बन जाता है, किसी को अलग अलग प्रकार के उपद्रव होते हैं, किसी को तो अंदर छोटे छोटे गठाने तैयार हो जाते हैं, लंग फाइब्रोसिस तैयार हो जाता है। तो जितने भी ये फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका सबका समाधान बता दिया है, चाहे पोल्यूशन के कारण हुआ हो, चाहे लो ऑक्सीजन सप्लाई के कारण हुआ हो, चाहे कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस के कारण हो, किसी का जेनेटिकली फेफड़े कमज़ोर हो, ये करना है तो जी स्वामी जी, दमा एकदम जाएगा, थोड़ा दम लगा, थोड़ा दमा दूर हो जाएगा। अब संतोषी का भी सवाल शामिल कर लेते हैं। संतोषी अपनी बेटी के लिए सवाल पूछ रही हैं। संतोषी का कहना है कि इनकी बेटी के सिर में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या उपाय करें कि ये फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए? संतोषी जी, यदि बहुत सरल उपाय करना है तो कायाकल्प तेल लगा लेना, या दिव्य तेल मिलता है पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर से जा करके ये औषधि ले लें। और घरेलू उपाय बड़ा सटीक है संतोषी की बेटी के लिए। और बाकी भी फंगल इन्फेक्शन हो या बार बार डेंड्रफ बनता है, नीम के पत्तों का रस या नीम के पत्तों का पेस्ट ही बना ले, बिल्कुल बारीक अच्छे से, और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ये नारियल का तेल मिला ले। मैं कह रहा था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से बचने के लिए नेचुरल ऑयल लेना चाहिए। ये 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट ले लो ये, और नारियल का तेल खाने के लिए और ये लगाने के लिए प्रयोग होता है। तो खाने से तो मसल्स और बोन्स सब मजबूत रहते हैं, 100 साल तक आपका ढांचा मजबूत रहेगा। नारियल का तेल, नीम के पत्तों का रस, एलोवेरा, उसमें टंकण भस्म और डाल दें और लगा दें, लगा करके बालों में और थोड़ी देर ऐसे छोड़ दें, 10-15 मिनट बाद वॉश कर दें, पूरा फंगल इन्फेक्शन ठीक। और जैसे क्या नाम बता रही थी सुनीता, क्या नाम? सीमा, इसको पूरा पैर काला पड़ गया था, इसने क्या किया, इसने कायाकल्प पट्टी ली, गोधन अर्क और नीम का सेवन किया, और अब इसका पैर देखो, अब दिखा रही है बार बार, बस पूरा काला कलूटा पड़ गया था, पूरा ठीक हो गया। ऐसे कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो तो गोधन अर्क और नीम 2 टाइम दे सकते। मैंने तो आपने एक भाई को देखा होगा, आर्मी में या BSF में थे, और उनको इतना भयंकर सोराइसिस हो गया था कि मरने की सोच रहे थे। 3 बार उन्होंने गोधन अर्क नीम का सेवन किया और कायाकल्प पट्टी ले ली और इन्फेक्शन ठीक, तो पूरा ठीक हो जाता है पहले। स्वामी जी, रविंद्र को लिवर सिरोसिस है और उनके लिए अब खाना खाना भी मुश्किल हो चुका है, उनके लिए उपाय बता दें। लीवर सिरोसिस में तो रविंद्र क्या, किसी को भी होगा हुसैन भाई, खाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पवन मुक्तासन जो हम पहले बता चुके, और एक मंडूक आसन बड़ा इजी है, वज्रासन में बैठ के आगे झुक गए। और इसके लिए छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, सर्वकल्प का काढ़ा दिन भर इस्तेमाल करें। पानी नॉर्मल पानी पीना ही नहीं, करीब 1.5 लीटर पानी पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर पेट में, शरीर में वाटर टेंशन होकर के बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सर्वकल्प का ही पानी पिए दिन भर, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत। ज़्यादा सूजन आ गई है शरीर में, लीवर पर, तो पुनर्नवादी मंडूर भी सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली ले सकते हैं। मिट्टी पट्टी करें इसके लिए। सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ से ही बस्ती ले, एनिमा ले। बकरी के दूध का ही सेवन करें। बकरी का दूध फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, पेट की बीमारी के लिए। ऊँटे को दूध डायबिटीज और अर्थराइटिस के लिए रामबाण है, ये मैंने कई बार पहले बताया है। बस तीखा, तला और वाइन, लिकर, तमाम ये चीज़ों को तो देखो बंद करना पड़ेगा। किसी को, ये मैं रविंद्र जी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, किसी को अल्कोहल से, किसी को नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज भी होती है, लिवर सिरोसिस आदि हो जाते हैं। तो सब हो सके तो थोड़ी देर अनाज और बाकी तीखा तला और सब जंक फूड, फास्ट फूड, कचरा तो खाना बहुत दूर की बात है। थोड़े दिन खाली अनार खाएं, सेव खाएं, पपीता खाएं, सलाद खाएं, स्प्राउट्स खाएं, इन चीज़ों का सेवन करें तो सोरासिस, लिवर सिरोसिस 100% अच्छा होगा। स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का कार्यक्रम हमने स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पर किया, उससे जुड़े तमाम उपाय आपने बताए हैं, लेकिन क्या पाक शास्त्र में भी कुछ ऐसा खास है जो इम्बैलेंस की परेशानी को दूर करने में मदद करता है? आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं।
एग्रेसिव और अशांत ऑटिज्म के लक्षण हैं बेहद खतरनाक। याददाश्त कमजोर, पढ़ने बोलने में दिक्कत। कौन से उपाय से बच्चे बनेंगे जीनियस? मासूमों के माइंड में क्या चल रहा है? स्वामी रामदेव आएंगे, ब्रेन मैपिंग से आपको समझाएंगे। तो कल सुबह 7:56 पर यह कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, आज क्या बन रहा है? आज जो है गाय के घी में लोग ना तेल भी घटिया किस्म के यूज करते हैं, और हम यहाँ पर देखो ये आप सोच रहे होंगे स्वामी रामदेव तो तीखा तला भुना सब मना करते हैं, और आज क्या पकवान पकाने लग गए। तो देखो आज का जो पकवान है ना, ये हमने अंकुरित मेथी थोड़ी सी मात्रा में, बाकी मूंग, मोठ, चना, इन सब अंकुरित का पेस्ट बना दिया। पेस्ट बना करके और फिर हमने इसका टिक्की बना ये आज टिकिया बनाई है, स्प्राउट्स की टिकिया। तो ये स्प्राउट की जो टिकिया खाएंगे ना, तो फिर आनंद ही आनंद होगा। वैसे हमने एक तो ये पहले नॉर्थ ईस्ट में होती थी, भयंकर वाली चिली है, बहुत स्पाइसी है, लेकिन इसकी जगह ये टमाटर वाली तो बहुत ही ज़ोरदार है। तो ये जो टिकिया खाएंगे ना स्प्राउट वाली, तो आपको टिकिया भी खानी है तो स्प्राउट वाली खाइए, तो आपको प्रोटीन भी पूरा मिलेगा। और जो आलू की टिकिया खा खा करके खुद भालू हो गए हैं वो बदहाल होने से बच जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत तो आज लेने का की वक्त है। नई रेसिपी मैंने भी पहली बार बनाई है, अंकुरित की टिकिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।